हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आज है 15 अप्रैल और हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम लोग उसको हिस्ट्री एंड पॉलिटी से रिलेट करेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। वहाँ से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इसको ज़रूर देखिए और आपका वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज की जो मोटिवेशन लाइन है वो देख लेते हैं क्या कहता है। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। बहुत ही सही कहा है कि जब तक आप अपने को स्पेशल नहीं समझेंगे और उस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं ढालेंगे तो आप अपने को वो काम नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खुद को स्पेशल समझिए क्योंकि भगवान के द्वारा जो भी क्रिएट की गई हैं वो सभी क्या है, स्पेशल ही है। बस आपको अपने अंदर की योग्यता को पहचानना है और उसी के अनुसार उसी के उस पर आपको काम करना है। फिर देखिए सफलता आपके कदमों में होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हाल ही में भारतीय लेखक कौन है, उनका नाम क्या नाम है? प्रेम रावत। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। और उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का जो नाम है उसका नाम है हियर योर सेल्फ। थोड़ी स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गई है, योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ, हियर योर सेल्फ। तो प्रेम रावत के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है हियर योर सेल्फ, हाउ टू फाइंड पीस इन आ नॉइजी वर्ड, कि कैसे मतलब पीस को फाइंड करना है, कैसे इस नॉइजी वर्ड में। तो इसी पुस्तक का क्या है, ये ऊपर लिखा थोड़ा ब्लर है इसलिए क्लियर नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ जब आप हियर योर सेल्फ, खुद को क्या करो, सुनो। हियर योर सेल्फ कहाँ पर, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड पीस, पीस इन आ नॉइजी वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने इस मतलब लेक्चर आगे के लेक्चर पीछे के लेक्चर में मैंने बहुत सारे बताए थे जिसमें से मैं रिवीजन करा दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कल मैंने बताया था कि जो पूर्व CAG रह चुके हैं, कैग रह चुके हैं, कौन, विनोद राय, उनके द्वारा कौन सी बुक अभी कल लॉन्च की गई है, तो वो बुक का नाम है नॉट जस्ट अ नाइट वॉच मैन, माई इनिंग्स विथ BCCI। एंड बात करें टॉम्ब ऑफ सैंड, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए पहला हिंदी उपन्यास है जिसका चयन किया गया है, तो ये टॉम्ब ऑफ सैंड आपको क्लियर हो गया होगा, जैसा कि मैंने नाम बोला टॉम्ब ऑफ सैंड। ये किसका है? गीतांजलि श्री का है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट देख लेते हैं। अंतरिक्ष, मानव अंतरिक्ष, एक मिनट, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो ये कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 12 अप्रैल को ही, क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन क्या हुआ था, 12 अप्रैल 1961 को, 1961 में, क्या नाम था उनका, एक मिनट में नाम लिख दे रही हूँ, यूरी, एक मिनट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, क्लियर हो रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा, यूरी गगारिन। तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम 12 अप्रैल को अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो इसी की वर्षगांठ में ये हर साल क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया था, अप्रैल 2011, 12 अप्रैल 2011 में इसको मनाने के लिए क्या किया, प्रस्ताव पारित किया। कब? 2011 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है? तो सतत विकास लक्ष्य, जो हमारा SDG है, सतत विकास लक्ष्य, उसको प्राप्त करने में जो अंतरिक्ष का योगदान है उसी के लिए ये क्या किया जाता है, हर साल मनाया जाता है। मैंने बता दिया कि क्यों मनाया जाता है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या किया गया था, मानवीय प्रयास किया गया था पहली बार अंतरिक्ष के लिए। तो ये आपको फैक्ट क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि सबसे पहले
सबसे पहले जो सैटेलाइट गई थी अंतरिक्ष में, सबसे पहले जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो क्या था, तो वो 1957 में मैन मेड जो था, मानव निर्मित जो था अर्थ सैटेलाइट, उसका क्या नाम था, स्पुतनिक फर्स्ट, इसको क्या किया गया था, अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि मानव निर्मित जो पहली बार ये गया था, और दूसरा जो था वो क्या था, जो मैंने कि अभी आपको बता दिया है। तो सारे आपको ये फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। और चलिए देख लेते हैं और भी क्वेश्चन को अच्छे से। इसमें क्या किया गया कि इस दिन को अगर देखा जाए सोवियत संघ में इस दिन को किसके नाम से, कॉस्मोनॉटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2001 में अमेरिका इस दिन को किस रूप में मना रहा है, 2001 से ही विश्व अंतरिक्ष पार्टी, वर्ल्ड स्पेस पार्टी के रूप में मना रहा है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि ये जो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय, मतलब कि अगर बात करें UNOOSA, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। तो ये एक क्या है, कार्यालय है, ऑफिस है, जो क्या करता है, जो बाहरी अंतरिक्ष उसमें उसका शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करता है, बढ़ावा देता है। और ये कार्यक्रम जो है इसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। क्लियर, ताकि क्या किया जाए, जो बाहरी अंतरिक्ष के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर वर्ष 2021 के लिए चुना गया है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर वर्ष 2020 के लिए किया गया है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कौन सा संस्करण था इसका, तो 23वें नंबर का संस्करण था। और इसमें जो चुना गया है, किसको चुना गया, फाल्गुनी नायर को चुना गया है। किसको, फाल्गुनी नायर को चुना गया है। ये किसके संस्थापक हैं, इनके नाम आपने पहले भी सुना होगा मेरे लेक्चर में। तो इनका जो ये कहाँ की संस्थापक है, किस कंपनी की, तो नायका, ये सौंदर्य कंपनी है, तो नायका। तो यहाँ की जो संस्थापक हैं ये, और क्या है, CEO हैं। तो इन्हीं को क्या किया है, ये मिला है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये उन उद्यमियों को दिया जाता है जो अपने इनोवेशन से, ठीक है, इनोवेशन से और अपने साहस के साथ क्या करते हैं, लाखों लोगों के जीवन को पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा वैश्विक व्यापार पुरस्कार कार्यक्रम है जिसे 60 देशों में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये है फाल्गुनी नायर, ये देख लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक क्वेश्चन और इसी से मेरे माइंड में आ रहा है कि BBC, एक मिनट, BBC इंडियन स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। विमेन ऑफ द ईयर, ये किससे बनाया गया था, किससे, मीराबाई चानू। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो कौन करेगा, भारत करेगा। भारत जो है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। कब, 2023, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है 16 देश, 16 कंट्रीज की कितनी टीमें, 22 टीमें क्या करेंगी, भारत में भाग लेने के लिए आएंगी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं और भी फैक्ट। और ये जो आयोजन होगा, ये जो ICC वर्ल्ड कप होने वाला है, उससे पहले यानी कि सितंबर में, कब होगा, सितंबर में होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कौन करने वाला है, कौन करता है, वो भी देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा डार्क ले रहे हैं। कौन करेगा, तो स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड, जो कि क्या है, UK में स्थित एक क्या है, चैरिटी है।
यूके में स्थित एक क्या है, चैरिटी है। क्या, जो मैंने अभी नाम लिया है, क्या नाम है उसका, स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड, और सेव द चिल्ड्रन इंडिया, सेव द चिल्ड्रन इंडिया, इन्हीं दोनों के द्वारा इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अगर सेव द चिल्ड्रन इंडिया की बात करें, जिसे बाल रक्षा भारत कहा जाता है, ये क्या है, एक गैर लाभकारी संगठन है। ये क्या है, गैर लाभकारी संगठन है। और अगर स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो 2019 में ये कहाँ पर, लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें टोटल 8 टीमें भाग ली थी। और इस बार कितनी टीमें ले रही हैं, 22 टीमें ले रही हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2019 में किसने किसको हरा करके जीता था, तो इंडिया साउथ, जो टीम इंडिया साउथ थी, उसने मेजबान देश जो इंग्लैंड था उसको हरा करके क्या किया था, विनर हुआ था वो। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत फायर पावर अभ्यास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट। एकीकृत फायर पावर अभ्यास, कौन सा पावर अभ्यास है, कृपाण शक्ति। क्या है, कृपाण शक्ति। इसका अप्रैल 2022 को कहाँ पर आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है, जैसा कि आंसर आप देख रहे हैं, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। तो ये किसके द्वारा किया गया है, त्रिशक्ति कोर के द्वारा। एक मिनट, त्रिशक्ति कोर, इसी ने क्या किया है, पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी के पास, कहाँ पर, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में, TFFR, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, यहाँ पर ये इसका एकीकृत फायर पावर अभ्यास यानी कि कृपाण शक्ति का आयोजन किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे क्या होगा, इसके मतलब ये जो त्रिशक्ति कोर है, यहाँ की जो यूनिट्स है, उसने अभ्यास के दौरान क्या किया, तेजी से सटीक निशाना लगाने के लिए क्या किया है, यहाँ पे क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, बस आपको इतना ध्यान रखना कि क्या कर सके, तेजी के साथ सटीक निशाना लगा सके, इसी में ये क्या किया गया, अभ्यास किया गया है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका क्या है, कृपाण। क्या शब्द आया है, कृपाण। तो सिख धर्म में कृपाण जो है, या तलवार जिसको कहते हैं, इसको रखने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो जो छठे सिख गुरु हैं, छठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी, हरगोविंद सिंह, छठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह ने 1699 में कृपाण रखने की शुरुआत की थी। इसके बाद क्या होता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने क्या किया, जो सिख लोग थे उनके लिए कृपाण रखना क्या कर दिया, अनिवार्य बना दिया। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 चीज़ें अनिवार्य की थी। वो कौन सी 5 चीज़ें थी, केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कछु। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कृपाण सिंह के लिए ये जो देखा जाए तो 5 ककार में से, उसके जितने भी 5 है का से स्टार्ट है, तो इसमें से पहले ये कृपाण, तो कृपाण जो है इम्पोर्टेंट हो गया था रखना। और ध्यान रखें, जो हमारा जो संविधान है उसमें किस आर्टिकल के तहत, हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत सिखों को अपने इनका जो धार्मिक प्रतीक है कृपाण, उसको धारण करने का अधिकार दिया गया। तो ये है आर्टिकल 25, जो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 25 से 28 तक है, जिसमें 25 आर्टिकल में यही इनका दिया गया है। उम्मीद है आपको ये भी फैक्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए पूरा किया जा रहा है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत किसके लिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकाय के लिए अप्रैल 2022 में इसको चुन लिया गया है। क्या क्वेश्चन है, फिर से पढ़ियो, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने निकायों के लिए अप्रैल 2022 में भारत को चुना गया है, तो कितने के लिए, 4 के लिए चुना गया है। कितने के लिए चुना गया है, 4 के लिए। तो अब ये है क्या, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक करके देख लेते हैं। और ये जो 4 निकाय के लिए चुना गया है, कितने साल के लिए चुना गया है, 4 साल के लिए भी चुना गया है। 4 निकाय के लिए 4 साल के लिए चुना गया है। कब से कब तक, 2023 से 2027 तक। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए और देख लेते हैं, इसमें और भी फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो वो जो 4 निकाय के लिए जो चुना गया है, इसमें अभी जो है एक आयोग भी शामिल है, जिसका क्या नाम है,
विकास के लिए, विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी क्या है, शामिल है। ठीक है, तो ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है 1945, इसमें क्या है, क्या मैंने कहा कि जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है ये आपका उसको 1945 में 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा जो स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है उसके 6 अंगों में से ये क्या है, एक है। क्या मैंने कहा, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ये लाइन, अब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो परिषद है ये जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा स्थापित की गई थी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 अंग, उनमें से ये क्या है, एक है। क्लियर। और इसमें महासभा के द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य शामिल हैं, 54 सदस्य शामिल हैं। तो भारत को क्या किया गया है, 4 यूएन मतलब कि भारत को इसमें 4 निकायों के लिए क्या किया गया है, चुना गया है। वो 4 निकाय जैसे कि पहला है सामाजिक विकास आयोग, नेक्स्ट है आपका गैर सरकारी संगठनों की समिति, जैसा कि अभी मैंने एक और बताया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, और क्या है कि जो आपके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति। तो ये आपके चारों निकाय के लिए भारत को चुना गया है। और एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, वो फैक्ट ये है कि जो प्रीति सरन उनको संयुक्त राष्ट्र के अधिकार की जो समिति है उसमें स्थायी मिशन में इनको चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के लिए इनको क्या किया गया है, फिर से चुना गया। ये पहले थी लेकिन फिर से इनको चुना गया है। कहाँ के लिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में इनको पुनः चुना गया है। उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि अभी नाम आया है, संयुक्त राष्ट्र का नाम आया, तो ये बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा के हेड कौन है। कई बार मैं बता चुकी हूँ, तो कौन है, अब्दुल्ला शाहिद हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां पर उद्घाटन किया है, न्यू दिल्ली में किया है। एक मिनट मेरे पास होगा, ये देखिए, ओ नहीं है, सॉरी, इसमें क्या है कि इमेज नहीं है, इमेज नहीं ले पाया मैंने। तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है कब, 14 अप्रैल 2022 को। 14 अप्रैल को क्या बताया था मैंने, क्या है, अम्बेडकर जी की जयंती। ठीक, तो ये भी आपको क्लियर होगा। अभी कल इसके बारे में तो पूरा डिस्कस किया था। तो ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है ये किसके दौरान, तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसी उत्सव के दौरान ये किया जा रहा है। और इसमें ये है कि क्या किया जाएगा, इस प्रधानमंत्री, नाम से ही पता चल रहा है प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता के बाद जो भी प्रधानमंत्री आए अभी तक उनके जीवन और उन्होंने जो योगदान अपना दिया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर पूरा इसी का ये वर्णन किया जाएगा यहाँ पर। यानी कि उनकी जो विचारधारा है इस संग्रहालय में, स्वतंत्रता के बाद से जो भी भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री हैं उनकी विचारधारा और कार्यकाल से इतर देश के प्रति जो भी उनके योगदान है उनके लिए क्या है, इस संग्रहालय में उनके लिए क्या किया गया, एक श्रद्धांजलि है। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि ये है किसके लिए, और नई दिल्ली में इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी, सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 12 से 13 अप्रैल 2022 को कहाँ किया गया है। तो ये भी कहाँ किया गया है, सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन पॉलिसी। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये सम्मेलन जो है 6 महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित था, जिसमें केवल सहकारी समिति के पूरे जीवन चक्र को ही शामिल नहीं किया गया, बल्कि क्या है, जो बिजनेस है और जो शासन है उसके सभी पहलुओं को भी इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना आपको कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। अब यहाँ पर आया है सहकारिता, क्या आया है वर्ड, सहकारिता। तो सहकारिता मंत्रालय का मतलब जो गठन किया गया अभी हाल ही में किया गया है। कब किया गया है, 6 जुलाई 2021। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो अभी मैंने बताई है कि सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया, 6 जुलाई 2021 को किया गया। और इसमें पहले जो मंत्री बनते हैं सहकारिता मंत्री, वो कौन बनते हैं, वो अमित शाह बनते हैं। कौन,
अमित शाह बनते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसका जो आदर्श वाक्य है सहकारिता मंत्रालय का, उसका आदर्श वाक्य है सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। अब आप देखिएगा इसको हम कैसे पॉलिटी में लेकर के चल रहे हैं, करंट को पॉलिटी से कैसे रिलेट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन अभी क्लियर होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इतना तो मैंने आपको सहकारिता मंत्रालय के बारे में बता दिया कि 6 जुलाई 2021 को इसका गठन हुआ। सहकार से समृद्धि इसका आदर्श वाक्य है। पहले जो मंत्री सहकारिता मंत्री बनते हैं वो उनका क्या नाम है, अमित शाह है। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, जो इसके हम सहकारी समिति है, एक सहकारी समिति जो इसके संवैधानिक प्रावधान है वो देख लेते हैं। संविधान में इससे संबंधित क्या क्या बातें की गई हैं सहकारी समिति से संबंधित। तो जो 97, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि ये कौन से अमेंडमेंट के तहत ये है। तो 7 से सहकारी समिति, 7 से 97 और संशोधन। तो 97 संशोधन 2011 के द्वारा क्या किया जाता है, भारत में ये सहकारी समिति के संबंध में एक नया भाग जोड़ा जाता है। वो भाग कौन सा होता है, 9B। कौन सा होता है, 9B जोड़ा जाता है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जोड़ा जाता है भाग वो कौन सा सहकारी समिति से है, किस अमेंडमेंट के तहत, 97 अमेंडमेंट, और कौन सा भाग है, 9 का B है। अगर और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, क्या हम पढ़ रहे हैं, सहकारी समिति पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग पॉलिटी में इंटर हो चुके हैं। तो संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3, तो भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट तो है, तो इसका जो 19 क्लॉज 1 का क्लॉज C है, इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया। क्या ऐड किया जाता है, एक तो यहाँ पे यूनियन, नेक्स्ट एसोसिएशन एंड थर्ड आपका क्या जोड़ा गया था, कोऑपरेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं सहकारिता शब्द जोड़ा गया। भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के क्लॉज C में यूनियन, एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता शब्द जोड़ा गया था। क्लियर। तो ये क्या है, ये सभी नागरिकों को क्या करता है, मौलिक अधिकार प्रदान करके सहकारी समिति के गठन में भी क्या करता है, सक्षम बनाता है। अब आपको मैंने भाग बता दिया गया और फंडामेंटल राइट में भी बता दिया। अब हम चलते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है आपका भाग 4 में आता है, जिसमें भाग 4 में इसके सहकारी समिति के प्रचार के संबंध में एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है। नीति निर्देशक तत्व जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये किस भाग में आता है, 4 में आता है। तो इस भाग 4 में एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है, उसका नाम है 43B, 43B। किसके संबंध में, सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है 43B। तो किससे संबंधित है, सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो सहकारी समिति का जो विषय है वो किस अनुसूची में, अब देखिए आर्टिकल मैंने फंडामेंटल राइट में भी बता दिया मैंने कि संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया, और नीति निर्देशक तत्व में इसका कौन सा आर्टिकल है ये मैंने बता दिया। और सहकारी समिति का विषय जो है ये किस अनुसूची में, तो सहकारी समिति का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची में, सहकारी समिति का जो विषय है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 2 यानी राज्य सूची के मद में 32 में शामिल एक राज्य का क्या है, विषय है। उम्मीद है ये सारे आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 13 अप्रैल 2022 को किस अवधि तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA यानी कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो ये है क्या, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि इसको भी हम लोग बहुत डीप जा करके डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ है कि 13 अप्रैल को इसको क्या किया गया है, इसको बढ़ाने की, इसके टाइम को बढ़ाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। तो कब से कब तक ये हम लोग देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से इसको 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। क्लियर हो गया होगा। और इसमें 2025-26 तक, इसमें 2025 से 26 तक इसमें जो खर्च आएगा वो कितने का प्रावधान किया गया है, 5,911 करोड़, जिसमें क्या है केंद्र की तरफ से 3700 करोड़
एंड राज्य की तरफ से जो है आपका 2211 करोड़। तो ये आपको पूरे फैक्ट रखने हैं, याद रखने हैं। और मेन जो फैक्ट है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। क्यों किया गया है, ताकि जो पंचायती राज संस्थान है उनको बेहतर किया जा सके, ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास की गति है उसको बढ़ाया जा सके। तो उसको बढ़ाने के लिए ये क्या किया गया था, एक कदम था, इसीलिए इसको पंचायती राज मंत्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और हम लोग इसको पॉलिटी से फिर रिलेट करते हैं, पॉलिटी में चलते हैं करंट को लेकर के, ताकि हमें और भी फैक्ट क्लियर हो जाए इसके पढ़ने के साथ ही साथ, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है। चलते हैं। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज दिवस, जब पंचायती राज आ ही गया तो पता कर लेते पंचायती राज दिवस मनाया कब जाता है। तो 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो 73 अमेंडमेंट हुआ था, 73 अमेंडमेंट 1992 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभाव में आया था। क्या, पंचायती राज जो, और ये जो है भारत जो है आपको पता ही होगा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, कोई भी देश, राज्य या संस्था जो है सही मायने में अगर देखा जाए तो ये लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब क्या कर सके, वो शक्तियों का उपयुक्त क्या कर सके, विकेंद्रीकरण कर सके। तो ये भी क्वेश्चन साफ साफ क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉलिटी में आया हुआ है, चाहे आप यूपीएससी का ले लीजिए, पीसीएस का ले लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन बीपीएससी सब में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका क्या कर सके, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। तो यही तभी वो कि लोकतांत्रिक तभी वो सही मायने में मानी जा सकती है। और उसका जो विकास का प्रवाह होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, टॉप टू बॉटम नहीं होना चाहिए बल्कि बॉटम टू टॉप होना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे इस स्तर पर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या मैं इसमें बताऊं आपको कि 2004 में क्या होता है, पंचायती राज को एक अलग मंत्रालय का दर्जा दे दिया जाता है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगर बात करें कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको भारत में माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और 1882 में क्या किया जाता है, ये 1882 में क्या करते हैं, एक प्रस्ताव देते हैं जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसने दिया था, रिपन ने दिया था। उसके बाद क्या करते हैं, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत क्या करते हैं, जो प्रांत में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई और क्या किया गया, जो स्थानीय स्वशासन था उसको हस्तांतरित विषयों की सूची में रख दिया जाता है। उम्मीद है अब आपको इतने सारे फैक्ट जो मैंने अभी बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और कुछ बात करते हैं इसमें कि आपका ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है कैसे, ये किसके द्वारा दी गई थी, पहले ये आपको पता होगा कि स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, 1957 में योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, तो इसके द्वारा 1952 में सामुदायिक योजना आयोग द्वारा जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए क्या होता है, एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का क्या नाम था, बलवंत राय मेहता समिति थी। किसके लिए किया गया था गठन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन। तो 1957 में ये जो समिति रहती है बलवंत राय मेहता, ये अपनी रिपोर्ट देती है जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया जाता है। वो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था थी बलवंत राय मेहता के द्वारा जो दी जाती है वो कौन कौन सी थी, एक ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। तो ये सुझाव दिया जाता है कि यहाँ आपको लागू करना चाहिए। क्लियर, तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा दी गई, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई। फिर क्या होता है कि 1958 में एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसने क्या किया, इनकी सिफारिशें स्वीकार कर लेते हैं और क्या करते हैं, 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में जो उस तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत था उसका क्या किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर में। और दूसरा कहाँ पर किया गया था, आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, जो 73वां और 74वां संशोधन 1993 है, उसके माध्यम से भारत में क्या किया जाता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। क्लियर, अब ये क्लियर हो गया। पंचायती राज से संबंधित और भी जो समितियां जैसे अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता मैंने बता ही दिया 57, अशोक मेहता समिति 77 है।
1977 मतलब GV के राव समिति 1985, ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसको क्रम से मिलाइए और कौन से पंचायती राज से संबंधित हैं। तो लाइन से पहला बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, GV के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा जाता है और इस भाग 9 के अंतर्गत जो पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं वो आर्टिकल 243 की गई। किसमें? भाग 9 में। भाग 9 में पंचायत भाग 9 में क्या है? पंचायत है। तो उसमें आर्टिकल 243 से भाग 9 में 243 से 243 ड़ा तक पंचायती राज से ये संबंधित है। अगर इंग्लिश में कहें तो 243 ओके तक। क्लियर? और 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और इसके तहत पंचायत के अंतर्गत क्या है? 29 विषय 29 विषय 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं। तो ये भी, और पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसको क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। और जब इसको गठित करने के लिए नए चुनाव कब तक ये मान्य रहेंगे? तो नए चुनाव कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही करा लिया जाना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको सारे फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक ना क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और 74वें संशोधन के द्वारा 73 के द्वारा भाग 9 जोड़ करके 73वें के द्वारा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ करके 29 विषय बता दिया गया। 74वें के द्वारा क्या किया जाता है कि 74वां संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और वो भाग 9 था, ये भाग 9 के का है। ठीक है, ये जोड़ा जाता है जो 1 जून 1993 से क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। फिर ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 243 ओ वहाँ खत्म हुआ था, यहाँ 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक ये रहता है। और इसमें क्या है? नगर पालिका के 3 स्तर के बारे में बताया जाता है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। और इसमें क्या किया जाता है? अनुसूची 12वीं जोड़ करके, जिसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो उम्मीद है सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में दुर्लभ प्रजाति की पाम किंग तितली देखी गई है? तो देख लेते हैं कहाँ देखी गई है। तमिलनाडु में देखी गई है। तो ये आपको मैं दिखा दे रही हूँ, जो बटरफ्लाई है ये है। तो ये इसका कलर क्या है? इसका कलर आपका ऊद कलर का है, लकड़ी के कलर का है। अगर ये लकड़ी पर बैठी हुई है तो उसको देखा भी नहीं जा सकता, पहचाना भी नहीं जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो तितली है ये इसके किस कलर की है? भूरे रंग की है और गहरे रंग की, भूरे और गहरे रंग की इसकी जो है, यही इसकी विशेषता है। और इसे मतलब क्या पसंद है? एकांत पसंद है। क्या है? एकांत में रहना इसको पसंद है। जो क्या करती है? अधिकतर छाया में आराम करती है, छाया शैडो में जा करके। तो इसलिए इसको पहचानना क्या है? बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि इसकी लकड़ी का जो कलर है वो क्या करता है? इसको पहचानने में असमर्थ बना देता है। और ये जो वैज्ञानिक जिसके द्वारा ये खोजा गया है, ठीक है, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये शायद ही कभी अपने पंखों को क्या करती है? फैलाती है। शायद ही कभी इसने अपने पंख को फैलाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1500 प्रजातियों में तमिलनाडु में पाई जाने वाली तितली की कौन सी प्रजाति है? 321वीं प्रजाति है। कौन सी है? 321वें नंबर की है। और ये किस से संबंधित है? तो इस निम्फैलिडे, ये ध्यान रखना है, निम्फैलिडे सब फैमिली से संबंधित है। निम्फैलिडे सब फैमिली से ये संबंधित है। और ये ताड़, नारियल, कैलमस किस्मों के पौधों पर क्या करती है? फीड करती है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में किसके द्वारा, मतलब अभी जल्दी नहीं है लेकिन हो चुका है टाइम, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कि किसके द्वारा राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? तो लद्दाख ने हिम तेंदुआ को और राज्य पशु और राज्य पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन को क्या किया है? घोषित किया है। और अरुणाचल प्रदेश ने किसको राजकीय तितली घोषित किया? केसरे हिंद को। तो ये सारे क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा डीप ही करेंगे, हिस्ट्री से लेकर चलेंगे। साल 2022 में महावीर जयंती कब मनाई गई? कब मनाई गई? 14 अप्रैल को मनाई गई है। तो ये महावीर जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल को मनाई गई। कब? जब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, तभी इनकी भी है। चलिए ठीक है। महावीर स्वामी जो हैं, ये आपको पता होगा 24वें तीर्थंकर हैं। किस नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडलपुर, बिहार के कुंडलपुर में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या है?
त्रिशला और पिता कौन है? सिद्धार्थ। इनके बचपन का क्या नाम है? इनके बचपन का नाम वर्धमान। ये क्या करते हैं, जब ये 30 साल के होते हैं, 30 साल के, तो ये घर छोड़ देते हैं और 12 साल उसके बाद क्या करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। उसके बाद इनको क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति जो होती है उसको क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। और जब कैवल्य की प्राप्ति इनको हो जाती है, यानी कि जब, तो ये क्या कहलाने लगते हैं, तीर्थंकर। तब इनको कहा गया तीर्थंकर। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये क्या कहलाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। और ये भगवान महावीर स्वामी जो थे, इन्होंने किस रूप को, यहाँ पे दो थे जैन धर्म में, दिगंबर और श्वेतांबर। तो महावीर स्वामी ने किसको अपनाया था, दिगंबर धर्म को अपनाया था, दिगंबर संप्रदाय को अपनाया था, रूप को अपनाया था। जो दिगंबर लोग क्या करते थे, निर्वस्त्र रह करके मौन साधना करते थे। और इस बार जो महावीर स्वामी का जयंती मनाई गई वो किस नंबर की है, 2620वां नंबर की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने बताया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य के लिए 5 नियम होने चाहिए, जिसे हम पंच सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वे कौन से हैं? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो वो ज्ञान कैवल्य कहलाता है। बौद्ध धर्म में उसी को निर्वाण कहा गया या संबोधि कहा गया। और योग में ही इसी को क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। क्लियर? और मैंने बता दिया कि 24 तीर्थंकर थे, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, जिसको आदि नाथ भी कहते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैन शब्द जो है वो किससे बना है, जिन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको किस वर्ष में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो 30 वर्ष से घर से बाहर निकले थे, 30 वर्ष में, 12 वर्ष के बाद इनको क्या हो गया था, हो गया तो 30 और 12 यानी 42 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, पावा में दिया था, पावा में। और इनके मतलब जो 24 तीर्थंकर थे उनके साथ एक प्रतीक जुड़ा था, सिंबल था। तो ये जो महावीर स्वामी है, इनके साथ कौन सा सिंबल जुड़ा हुआ था, वो था सिंह। तो ये भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने कहाँ कहाँ भ्रमण किया था, कौशल, मगध, मिथिला, चंपा और भी बहुत सारे प्रदेशों में इन्होंने भ्रमण किया था। मेन ये आपको ध्यान रखना है। और इनका निधन कब होता है, 468 में 72 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर, बिहार के पावापुरी में ही हो जाती है। अच्छा, त्रिरत्न कौन से हैं, त्रिरत्न भी पूछता कौन कौन से त्रिरत्न हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित। और जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत है, अहिंसा यानी जीव को चोट ना पहुंचाइए, सत्य यानी झूठ मत बोलिए, अस्तेय मतलब चोरी ना करिए, अपरिग्रह संपत्ति का संचय ना करिए यानी दूसरों के उस पर संपत्ति पर नजर नहीं रखना चाहिए, और ब्रह्मचर्य तो पता ही होगा आप लोग को। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में, पांडुलेन गुफा नर्मदा नदी की घाटी में, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो यहाँ पे क्या बताना कौन से सही है, तो आप देख करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट 1 मिनट के अंदर इसका रिवीजन करते हैं। किस राज्य में पुरातत्वविदों ने 65 बड़े बलुआ पत्थर के जारों की पहचान की है, कहाँ पर की है, असम में की है। सियाचिन दिवस कब मनाते हैं, 13 अप्रैल को मनाते हैं। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, नीदरलैंड के द्वारा, जर्मनी को हरा करके जीता गया है। 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया, हर्षवर्धन श्रृंगला को। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के द्वारा 13 अप्रैल 2022 को संस्थागत श्रेणी में किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गादी पुरस्कार 2000 किसे सम्मानित किया गया, कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है। किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः कार्यभार ग्रहण किया है, इकबाल सिंह लालपुरा जी। स्टैचू ऑफ नॉलेज को कहाँ पर अनावरण किया गया है, लातूर महाराष्ट्र में। और किससे संबंधित है, भीमराव अम्बेडकर जी से। किन 2 भारतीय शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए मान्यता दी है, हैदराबाद और मुंबई, जो कि हार्वर्ड फाउंडेशन और FAO के द्वारा दी जाती है। किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में डिजिटल पहल के रूप में उत्सव पोर्टल को शुरू किया गया, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और ये जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या था, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका मैंने कमेंट बॉक्स में ही पिन कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। और ये क्या है, 1 मिनट, कौन सा समर्थ योजना का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो ये क्या है, कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण से संबंधित क्या है, एक योजना है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैप मैंने दे दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो उम्मीद है सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा और पसंद भी आ रहा होगा। तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो नए देख रहे हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। और तब तक के लिए आप लोग इसी को रिवीजन करते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।